Okay, so assalamu alaikum to everyone. Am I audible and visible to you guys? आवाज आ रही है मेरी? Hello, hello, hello. Hello, am I audible to you guys? Okay, okay, that's good. Walaikum assalam. Welcome. Okay, walaikum assalam. Welcome. So आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है, आज हम बात करेंगे उन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में कि जो क्लासिकली तीन चार एक्सपेरिमेंट हुए और ये इस चीज़ को डिटरमिन करते हैं कि जो डीएनए होता है ना वही हमारे पास हेरिडिटी मटेरियल होता है। ठीक हो गया। एक सेल होता है, अज्यूम करो दिस इज योर सेल, दिस इज द न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है डीएनए होता है, राइट। तो हमारे पास जो पहले साइंटिस्ट ना इस चीज में उन्हें क्लैरिटी नहीं थी। पहले साइंटिस्ट को ये बात क्लैरिटी नहीं थी कि ये जो ऑफ स्प्रिंग्स में ये जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं ना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, तो इन कैरेक्टर्स को, इन ट्रेड्स को ट्रांसफर कराने वाली कोई पर्टिकुलर चीज क्या है। तो साइंटिस्ट वर लाइक दे वर कंफ्यूज्ड अबाउट के दे आर लिपिड्स और दे आर प्रोटीन्स और दे आर न्यूक्लिक एसिड्स और समथिंग लाइक दैट। उस वक्त तक सब डिस्कवर हो चुका था, लेकिन उन्हें ये क्लैरिटी नहीं थी कि क्या भाई ये लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स जो है वो ऑफ स्प्रिंग्स में कैरेक्टर्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, क्या ये प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल कर रहे हैं, क्या कोई ये कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह तो नहीं है, कोई कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। या सिमिलरली इसके साथ साथ कोई न्यूक्लिक एसिड्स भी डिस्कवर हो चुके थे उस वक्त तक, तो कोई न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए वगैरह तो नहीं है। तो इसलिए फिर साइंटिस्ट ने क्लासिकली 1928 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, 1928 से, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए, क्लासिकल सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए, जिससे हमें ये बात पता चलती है कि डीएनए ही हेरिडिटी मटेरियल होता है, ठीक है, ना ही ये लिपिड है। लिपिड आर एसेंशियल फॉर द सेलुलर फंक्शन, बट दे आर नॉट अ they are not a hereditary material, okay. सिमिलर प्रोटीन भी सेम ऐसा ही है, कार्बोहाइड्रेट का भी सेम यही चीज है, बट न्यूक्लिक एसिड में स्पेसिफिकली हम डीएनए की बात करें तो इट इज कंसिडर्ड एज द हेरिडिटी मटेरियल, ठीक है। एक्सेप्शंस आर देयर, सम कुछ वायरसेस के जो हेरिडिटी मटेरियल होता है वो आरएनए होता है, बट मेजॉरिटी इस हमारी अर्थ की सरफेस के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग क्रीचर्स रहते हैं ना, मेजॉरिटी का जो हेरिडिटी मटेरियल है वो डीएनए होता है, ठीक है। जो ट्रेड्स, जो कैरेक्टर्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, वो ट्रांसफर होते हैं हमारे पास डीएनए के थ्रू, ठीक है। इसी चीज को प्रूव करने के लिए हमारे पास क्लासिकली 1928 से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुए, ठीक है, और इन्हें हम स्टडी कर रहे हैं। उन्हीं कड़ी का सबसे पहले एक्सपेरिमेंट हमारे पास फेडरिक ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट है। तो सबसे पहले हम फेडरिक ग्रिफ्थ की एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, ठीक है। तो दैट्स अ बिट ओवरव्यू। नाउ विल स्टार्ट द फेडरिक ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट। So just look at this diagram. Yes. So Frederick Griffith ने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, ठीक है, 1928 में इन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की कि एक्चुअली में ये जो कैरेक्टर्स हैं, जो ट्रेड्स हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसफर हो रही हैं, इनके पीछे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन सा है, ठीक है। तो उन्होंने फिर इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो बैक्टीरिया लिए, ठीक है, दो बैक्टीरिया तो एक ही लिया। द बैक्टीरिया इज स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाe, ठीक है, एक बैक्टीरिया लिया, इसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाe, ठीक है। और ये स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाe जो बैक्टीरिया है वो हमारे पास ना दो टाइप्स का होता है। एक स्ट्रेन होता है इसका एस टाइप और एक होता है इसका आर टाइप, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाe एक हमारे पास इस तरह का राउंड शेप का बैक्टीरिया होता है, ठीक है, एंड दिस बैक्टीरिया मोस्टली कॉज नमूनिया, ठीक है। ये बैक्टीरिया क्या कराता है, मोस्टली नमूनिया कॉज कराता है। तो ये स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाe बैक्टीरिया है, उन्होंने एज ए एक्सपेरिमेंटल, मतलब एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म उन्होंने माइस लिया, और साथ में जिस जो उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिया वो था स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाe, ठीक है। तो माइस के साथ साथ उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाe भी लिया। अब स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाe जो है वो दो स्ट्रैंड में होता है। एक होती है इसकी एस टाइप, ठीक है, जिसका जिसका मतलब होता है स्मूथ विद कैप्सूल, और एक है इसकी आर टाइप। दो टाइप की इसकी कॉलोनीज होती है, दो टाइप के स्ट्रेन होते हैं। एस टाइप, इनके सराउंडिंग में ना, जो एस टाइप के स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाe हैं उनके सराउंडिंग में स्मूथ लेयर होती है कैप्सूल की, ठीक है। और ये कैप्सूल की लेयर एक्स्ट्रा पैथोजेनिसिटी प्रोवाइड करती है बैक्टीरिया को। सो दिस स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया इज वेरुलेंट। वेरुलेंट मतलब खतरनाक है, ये डेंजरस है, डिजीज प्रोड्यूस करेगा, सिम्टम प्रोड्यूस करेगा, ठीक हो गया। वहीं पे जो आर टाइप है ना, तो आर टाइप की जो कॉलोनी है वो रफ अपेयर होती है, ठीक है। वो इस तरह से ना रफ अपेयर होती है क्योंकि उसके सराउंडिंग में कैप्सूल्स की लेयर नहीं होती,
ठीक है। सो दैट्स व्हाई देयर कॉलोनी अपीयर्ड एज अ रफ टाइप। तो जो रफ टाइप की कॉलोनी है एंड दे आर नॉन वेरुलेंट बैक्टीरिया, क्योंकि उनके अंदर कैप्सूल नहीं है, तो कैप्सूल नहीं है तो कैप्सूल पैथोजेनिसिटी प्रोवाइड करता है ना बैक्टीरिया को, तो इसलिए कैप्सूल नहीं है तो दे आर नॉन वेरुलेंट। ठीक हो गया। और उसके बाद इनका एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म जो था वो था माइस था, ठीक है, चूहा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, जो लिविंग एस टाइप है ना, एस टाइप रिमेम्बर क्या है, वेरुलेंट है, इसको माइस में लगाएंगे तो माइस मर जाएगा। ठीक है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि जो एस टाइप के हैं ना, एस टाइप के जो स्ट्रेन हैं उस बैक्टीरिया के, ठीक है, वो क्या किया, वो उसने ना माइस के अंदर इंजेक्ट किया, ठीक है, माइस के अंदर इंजेक्ट किया। अब आपको पता है एस टाइप वेरुलेंट है, तो माइस को क्या होना चाहिए, मरना चाहिए, जिंदा रहना चाहिए, मरना चाहिए या जिंदा रहना चाहिए, बताएं। माइस विल लिव और माइस विल डाई, मरना चाहिए, यस। तो यहाँ देखें रिजल्ट में भी ऐसे ही आया कि माइस क्या होगा, मर गया। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एस टाइप है, वेरुलेंट होगा, खतरनाक होगा, माइस को मार देगा। वहीं पे आर टाइप कैसा है, दिस इज नॉन वेरुलेंट। ठीक है। अब नॉन वेरुलेंट को जब लगाया, ठीक है, तो नॉन वेरुलेंट को जब लगाया तो हमारे पास क्या है, नॉन वेरुलेंट को जब लगाया तो देखो माइस जिंदा रहा। ठीक है। और अंडरस्टूड सी बात है, क्योंकि इसकी कॉलोनीज के अंदर वो कैप्सूल नहीं है, कैप्सूल नहीं है तो इट मीन्स के जो है वो ये नॉन वेरुलेंट है। अब नॉन वेरुलेंट है तो ये पैथोजेनिक भी नहीं होगा, तो माइस विल हैप्पीली लिव, मतलब भागेगा, इधर उधर दौड़ेगा। ठीक हो गया। वालेकुम अस्सलाम नाश्ता, वेलकम। वालेकुम अस्सलाम महक, वेलकम, वेलकम टू द नून एकेडमी। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि एक बार तो उन्होंने जिंदा जिंदा लगा दिए, राइट। अब जिंदा एस जब लगाया, ठीक है, लिविंग आर और लिविंग एस जब लगाया, तो लिविंग एस के केस में तो माइस मर गया, ठीक है। और लिविंग आर के केस में माइस नहीं मरेगा, इसके पीछे हमें रीजन पता है क्यों, हम ये बात बात कर चुके। ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना एस टाइप को हीट करके डाला, ठीक है, एस टाइप को हीट करके डाला। अब हम सबको पता है कि जब किसी चीज को हीट करते हैं तो आपको पता है वहां से बैक्टीरिया वगैरह मर जाते हैं, राइट। तो बैक्टीरिया मर गए थे। अब हम इसको जब लगाएंगे तो माइस को जिंदा रहना चाहिए या मरना चाहिए, बताएं लॉजिकली। जब आप लोग पानी आप लोगों को क्यों बोला जाता है उबाल के पिया करें, ताकि जितने माइक्रोब्स वगैरह हैं मर जाएं। तो माइस को जिंदा रहना चाहिए, ठीक है, तो माइस जिंदा रहता है, जिंदा, ठीक है। इट्स जिंदा, इट्स द वर्ड इज जिंदा, नॉट जिंदा, ओके, इट्स जिंदा वर्ड। तो माइस जिंदा रहता है, राइट। तो माइस जिंदा रहता है, ठीक हो गया। अंडरस्टूड सी बात है, क्योंकि एस टाइप को हीट किया है। अब अब यहाँ पे ना एक चीज और भी है कि आर टाइप को भी तो वो हीट करके लगा सकते हैं, लेकिन वो लॉजिक नहीं बन रही ना, क्योंकि देखो आर टाइप वैसे ही नॉन वेरुलेंट है, उसको गर्म करने से और ज्यादा वो खत्म हो जाएगा। तो अगर ऐसा करें भी, तो अगर आर टाइप को हीट करके लगा दें तो क्या होगा, माइस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा। आर आर टाइप को हीट करके लगा रहे हैं, माइस जिंदा रहेगा मरेगा, माइस जिंदा रहेगा, ठीक है, क्योंकि जो आर टाइप है वो वैसे भी खतरनाक नहीं है, ठीक है, तो आर जिंदा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ तक सिचुएशन सब समझ आती है। इसके बाद अब देखो, अब सिचुएशन कुछ ऐसी आती है। फेडरिक ग्रिफ्थ ने क्या किया, फेडरिक ग्रिफ्थ ने जो लिविंग आर टाइप लगा दिया, ठीक है, जो आर टाइप के वो हैं उनको लिविंग लगा दिया, ठीक है, उन्हें हीट वीट नहीं किया। लेकिन जो एस टाइप है ना, उसको उसने हीट किया, ठीक है, एस टाइप को हीट करके लगा दिया और आर टाइप को जिंदा लगा दिया, जिंदा लगा दिया, आई मीन, ठीक हो गया। अब लॉजिकली क्या रिजल्ट आना चाहिए, आर टाइप, यस, आर टाइप नॉन वेरुलेंट है, ठीक है, तो मसला नहीं है, उसको मारो या ना मारो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एस टाइप क्या है, एस टाइप वेरुलेंट है, तो वेरुलेंट है तो इसको हमने हीट किया है, ठीक है, तो हीट से इसको हमने किल कर दिया है, राइट। और जो आर टाइप है वो वैसे ही खतरनाक नहीं है, नॉन वेरुलेंट है, तो माइस को जिंदा रहना चाहिए।
लेकिन इसके ऑपोजिट माइस मर जाता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ यहाँ पे, एक्चुअली में क्या चीज हुई? एक्चुअली में उसको जिंदा रहना चाहिए था, ठीक है, लेकिन वो मर गया। ठीक है, वो मर गया। अब इसके पीछे जो साइंस थी, उस वक्त फेडरिक ग्रिफ्थ को नहीं पता थी ये बात, कि एक्चुअली में उसने एक प्रिंसिपल को डिस्कवर कर लिया, विच इज कॉल्ड एज द ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो फेडरिक ग्रिफ्थ के पास उसको उस वक्त कोई सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं थी। ठीक है, बट बाद में साइंटिस्ट ने इस चीज को देखा था, तो वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे थे। जस्ट अ मिनट, एक तो ये स्लाइड आगे पीछे अपलोड हुई है ना, तो इसमें काफी मुश्किलात पेश आ रही है मुझे। यस, conclusion, conclusive, the remarks are conclusive. Okay, so this is the experiment. यहाँ पे सारा वर्डिंग में लिखा हुआ है, ये मैंने आप लोगों को बता दिए। फिर उसके बाद फेडरिक ग्रिफ्थ एक कंक्लूजन पे आते हैं, द रिमार्क्स आर कंक्लूसिव। वो इस कंक्लूजन पे आते हैं कि फेडरिक ग्रिफ्थ कंक्लूडेड दैट rough non-virulent bacteria gained genetic property of the smooth inactive bacteria when they kept together, so they were converted into virulent type of by the activity of DNA। ठीक है, ये वाला जो हाइपोथेसिस, ये वाला जो पूरा कंक्लूजन है, ये तो बाद में ड्रॉ किया गया, लेकिन फेडरिक ग्रिफ्थ को उस वक्त के ऊपर एग्जैक्टली पता नहीं था कि क्या हो रहा है। लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने इस प्रिंसिपल को भी डिस्कवर किया, और ज़्यादा फेडरिक ग्रिफ्थ को भी, और इसका अवार्ड मिला फेडरिक ग्रिफ्थ को, क्योंकि स्टार्ट उसने किया था, राइट। तो जब भी कोई बैक्टीरिया मरता है ना, लेट्स सपोज दिस इज अ बैक्टीरिया, दिस इज अ, लेट्स सपोज दिस इज, हम बात करते हैं ये दिस इज द एस टाइप, ठीक है, और यहाँ पे बैक्टीरिया है, दिस इज, लेट्स सपोज दिस इज द आर टाइप वाला बैक्टीरिया, राइट। इसका जेनेटिक मटेरियल हम किसी दूसरी कलर से बना लेते ताकि यहाँ पे डिस्टिंग्विश करने में मसला ना हो। Just a minute, where is the another color? Let me take another color. Yes, so just look at this, इसका जेनेटिक मटेरियल लेट्स सपोज ये है। ठीक है, अब हमारे पास जब बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल, रिमेंबर लीनियर नहीं होता, मैंने सिर्फ सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा है। ठीक है, बैक्टीरिया का आपको पता है सर्कुलर क्रोमोसोम होता है। ओके, अब हमारे पास ये जो आर टाइप है, दिस इज, ये हमारे पास क्या है, दिस इज नॉन वेरुलेंट। ठीक है, दिस इज नॉन वेरुलेंट, और ये हमारे पास क्या है, वेरुलेंट है, राइट। वेरुलेंट मतलब खतरनाक है। तो जब एस टाइप को हीट किया होगा, तो एस टाइप को जब हीट किया हो, तो आपको पता है जब हीट करते हैं तो सेल डीनेचर हो जाते हैं, सेल डीनेचर होते हैं, अपना जेनेटिक मटेरियल बाहर एनवायरनमेंट में दे देते हैं। तो लेट्स सपोज इसने अपना जेनेटिक मटेरियल बाहर एनवायरनमेंट में दे दिया, ठीक है, ठीक है, इसका जेनेटिक मटेरियल बाहर आ गया। ठीक है, और ये यहाँ से ना डिसइंटीग्रेट हुआ, जगह जगह से डिसइंटीग्रेट हुआ, और इसको तो उसने जिंदा लगाया, तो इसका तो मसला ही नहीं है, इसका तो मसला ही नहीं है। ठीक है, अब ये बैक्टीरिया के अंदर ये एबिलिटी रहती है कि वो सराउंडिंग में से ना क्या ले सकता है, सराउंडिंग में से डीएनए मॉलिक्यूल ले सकता है। तो जब बैक्टीरिया ऐसा करते हैं ना, जब कुछ बैक्टीरिया मरते हैं, ठीक है, ये वाली चीज आप लोगों ने पढ़ी होगी इन द रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया। तो जब बैक्टीरिया एक्चुअली में मर रहे होते हैं या समथिंग, उनकी लाइफ एंडिंग होती है, तो वो अपना जेनेटिक मटेरियल सराउंडिंग में छोड़ देते हैं, और बैक्टीरिया के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो सराउंडिंग में से जेनेटिक मटेरियल ले सकते हैं। तो ये इसका जो ये है, ये इधर आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, ये इसके अंदर आ जाता है, ये अब इसके डीएनए के अंदर इंटीग्रेट भी हो सकता है, और वैसे बाहर भी रह सकता है। आप लोगों को पता है प्लाज्मिड, प्लाज्मिड की फॉर्म में बाहर भी ले सकता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ जेनेटिक कैरेक्टर ट्रांसफर हुआ है, तो इसका नाम था ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। ठीक हो गया। अब जेनेटिक मटेरियल यहाँ आ गया। अब ये वाला जो डीएनए है, ये जो ब्राउन वाला डीएनए, ये कहाँ से आया है, कौन से बैक्टीरिया से आया, आर टाइप वाले से आया, एस टाइप वाले से आया? डेफिनेटली एस टाइप से आया है। अब एस टाइप से आया है, तो इट मींस क्या हुआ कि ये डेफिनेटली सारी की सारी इंफॉर्मेशन डीएनए में ही होती है, और जो वेरुलेंसी है, मतलब जो पैथोजेनिसिटी है, अब वो इसके अंदर आएगी। अब ये वाला जो है, ये वाला माइस, ये डिजीज प्रोड्यूस करेगा और माइस मर जाएगा। तो ये प्रिंसिपल इसके पीछे बनता है। तो फेडर ग्रिफ्थ को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट की थे 1928 के अंदर। ही वाज अ ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट एंड अ फिजिशियन। ठीक है, लंदन में काम करते थे वो।
तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। तो उसके टाइम अपने टाइम के ऊपर उनके पास सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रिंसिपल एक्चुअली में उन्होंने डिस्कवर किया। ठीक हो गया? क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन का प्रिंसिपल? गाइस, एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? A chemical substance from one cell genetically transforming to another cells. तो अब देखो ये जो वेरुलेंसी है, ये कैरेक्टर्स एक जगह से, ये पैथोजेनिसिटी वाले कैरेक्टरिस्टिक एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, किसकी वजह से जा रहे हैं? डीएनए ट्रांसफर हो रही है इसलिए जा रहे हैं ना। तो ये चीज ये प्रूफ करती है कि डीएनए ही हमारे पास क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। ठीक हो गया? क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? यहाँ पे अब फेडरिक ग्रिफ्थ का कंक्लूजन देखें तो फेडरिक ग्रिफ्थ कंक्लूडेड दैट द रफ नॉन वेरुलेंट bacteria gained genetic properties of smooth inactive bacteria, ठीक है, when they kept together, ठीक हो, so they converted into virulent type by the activity of DNA। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? क्रिस्टोफर क्लैरो, एनी कंफ्यूजन? आगे बढ़े, दूसरा एक्सपेरिमेंट डिस्कस करें आज। ओके, सो दूसरा एक्सपेरिमेंट है, दूसरा एक्सपेरिमेंट ये 1952 में हुआ था। बेटा कंक्लूजन अल्टीमेटली इट इज डिस्कवर्ड दैट के हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास कंक्लूजन नहीं निकला कि एक बैक्टीरिया ने अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे को दिया, ठीक है, और इस तरह से हमारे पास क्या हुआ, कैरेक्टर ट्रांसफर हो गए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। क्लियर है ये बात यहाँ तक सब लोगों को? एनी कंफ्यूजन? लाइबा गॉट इट? ये दोबारा बताऊं? ओके, अच्छा एक चीज और है, अब फिर ये वाला एक्सपेरिमेंट हुआ था 1928 में, उसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट हुआ था, यहाँ इसने डायरेक्ट जंप मार लिया हर्शीन चेज के ऊपर। हर्शीन चेज की बात करेंगे हम, लेकिन इससे पहले एक और एक्सपेरिमेंट था, एवरी मैक्लॉयड और मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट। सो वेयर इज एवरी मैक्लॉयड एंड मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट, बिकॉज दिस एक्सपेरिमेंट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल, ठीक है, और वह फ्रेडरिक ग्रिफ्थ के लिए भी एक्सप्लेनेशन देता है। तो वेट अ मिनट, मैं देखता हूँ ज़रा वो कहाँ लगाया मैंने फ्रेडरिक ग्रिफ्थ वाला एक्सपेरिमेंट, तो हमने डिस्कस कर लिया, बट वेयर इज द मसेल्सन, नो वेयर इज द, नो आई couldn't find it। ओके, अब लोगों के बुक में एवरी मैक्लॉयड और मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट है, एवरी मैक्लॉयड और मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट है, मेंशन है एवरी मैक्लॉयड और मैकार्टी। ओके, ये स्लाइड्स में मैं ऐड नहीं कर पाया, तो मैं आप लोगों को यहाँ ही बता देता हूँ कि उन्होंने क्या किया होगा, क्या था। एक पारा में बताया है, बस एक पैरे में बताया है, सारे ये सारे एक्सपेरिमेंट एक ही पैरे में बताए हैं कंप्लीट। ओके, इसके बाद ना 3 साइंटिस्ट और आते हैं 1944 के अंदर, ठीक है, वो फेडरिक ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट को वो करते हैं, ठीक है, दोबारा से रिपीट करते हैं। 1944 के अंदर ये साइंटिस्ट आते हैं, एवरी मैक्लॉयड और मैकार्टी, ठीक है, एवरी मैक्लॉयड और मैकार्टी, ठीक है, बुक में आप लोगों को मिल जाएगी। ये तीन साइंटिस्ट आते हैं, ठीक है, फ्रॉम कैलटेक, और ये क्या करते हैं कि ये सेम फेडरिक ग्रिफ्थ वाले एक्सपेरिमेंट रिपीट करते हैं। ठीक हो गया? और वो क्या करते हैं कि वो सेम एक्सपेरिमेंट करते हैं, बट सिंपली वो क्या करते हैं बताएं, एक एक बार के लिए ना, अगर उन्हें देखना होता है, ये कंफर्म करना होता है कि एक्चुअली में ये डीएनए है, आरएनए है, या प्रोटीन्स हैं, या लिपिड्स हैं, क्या चीज़ है। तो उसके लिए ना वो एंजाइम डालते रहते हैं, ठीक है। अज्यूम करो, लेट सपोज उन्होंने मिक्सचर बनाया ना एक उसका, ठीक है, वही बैक्टीरिया का, और उसके अंदर वो क्या करते हैं, उसके अंदर वो, लेट सपोज सबसे पहले ना वो एक एक तरह का एंजाइम डालते हैं। लेट सपोज उन्होंने सेम वही बैक्टीरिया वो किया, उसको माइस के इंजेक्ट किया, लेकिन माइस को इंजेक्ट करने से पहले उन्होंने ना इस सारे मिक्सचर को, वो जो बैक्टीरिया वाला है, उसको ट्रीट किया किसके साथ, उसके उसको ट्रीट किया डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स के साथ। लेट सपोज पहली बार उन्होंने ना चेक किया लाइपेज एंजाइम के साथ। आपको पता है लाइपेज एंजाइम क्या कर देगा, सारे के सारे लिपिड्स को डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है।
सारे लिपिड्स को जब डाइजेस्ट कर देगा तो आपको पता है सेल अब जब ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो लिपिड्स तो डाइजेस्ट हो गए, ठीक है। तो अब अगर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, अगर लिपिड जेनेटिक मटेरियल होगा तो इट मींस कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक हो गया। तो सिंपली उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे एंजाइम डाले, उन्होंने लिपिड्स को चेक करने के लिए, लेकिन जब उन्होंने फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन वाली चीज देखी तो लाइपेज एंजाइम डालने के बाद भी कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे थे और माइस मर रहा था, ठीक है। तो इट मींस के लिपिड जो है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है, ठीक है। इसी तरह से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया प्रोटीन्स के लिए, ठीक है। प्रोटीन्स के लिए जो एंजाइम डाला प्रोटीएज एंजाइम्स डाले, ठीक है, ये प्रोटीनेजेस डाले। अब प्रोटीज एंजाइम डाले तो अब क्या हुआ, अब जब प्रोटीज एंजाइम डाले तो वो जितनी भी प्रोटीन्स है ना 99% जितनी भी प्रोटीन है उसको एब्जॉर्ब उसको डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है। अब अगर टेक्निकली प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल हुआ तो प्रोटीन तो सारे डाइजेस्ट हो गई, तो इट मींस कि जो कैरेक्टर्स हैं वो आगे ट्रांसफर नहीं होने चाहिए, वो जो पैथोजेनिसिटी है वो आगे ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगेन से फिर वो माइस को लगाते हैं, माइस फिर मर जाता है, ठीक है, फिर माइस मर जाता है, माइस विल डाई, ठीक है, माइस डाई मर जाता है दोनों केसेस के अंदर। तो ये भी इस चीज को प्रूफ करते हैं कि हमारे पास प्रोटीन भी जो है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने सारी प्रोटीन हटा दी। अब प्रोटीन हटा दी तो इसका मतलब जेनेटिक मटेरियल अगर प्रोटीन है तो वो कैरेक्टर्स आगे ट्रांसफर नहीं होने चाहिए। फिर सिमिलरली एक बार वो लगाते हैं आरएनएज, पूरे आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए वो आरएनएज डालते हैं। डाई इसलिए कि देखो अभी भी डीएनए तो हमने डाइजेस्ट नहीं किया ना अभी, तो डीएनए से कैरेक्टर्स तो ट्रांसफर हो रहे हैं ना, प्रोटीन्स तो जेनेटिक मटेरियल नहीं है इसलिए वो मर रहा है। यहाँ पे रिमेंबर एवरी मैक्लियोड और मैकार्टी में फेडरिक ग्रिफ्थ जो फ्रेडरिक ग्रिफ्थ वाला एक्सपेरिमेंट है वही हो रहा है, बस इन्होंने एडिशनल चीज ये की, ये एंजाइम डाल रहे हैं बस एक एक चीज को ना चेक करने के लिए। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि आप लोगों का फॉर एग्जांपल पेपर जो है वो सारे मैसअप हो गए हैं, ठीक है, तो उसको एक एक चीज को देखने के लिए अपने मार्कशीट से अपने पेपर को दोबारा टैली करते हैं। तो एग्जैक्टली वो भी ऐसे ही करते हैं कि जितने भी बायोमोलिक्यूल उस वक्त तक डिस्कवर हुए थे ना, तो उन सबको एक एक को हटा हटा के देखते हैं। एक बार उन्होंने सारे लिपिड हटा दिए, ठीक है, तो पहले किसी को कंफर्म नहीं था ना कि ये लिपिड जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन है, आरएनए है, डीएनए है, तो लिपिड सारा हटा दिए। जब लिपिड हटा दिए तो इसका मतलब कि अगर लिपिड है जेनेटिक मटेरियल तो सारा लिपिड हटा दिए, तो फिर तो कैरेक्टर आगे नहीं जाने चाहिए, ठीक है, तो ये भी बात प्रूफ हो जाती। लेकिन लिपिड नहीं है, प्रोटीन नहीं है। सिमिलरली उन्होंने आरएनएज एंजाइम डाले, पूरे आरएनए को हटा दिया, ठीक है, लेकिन फिर भी जेनेटिक कैरेक्टर आगे ट्रांसफर हुए और माइस मर गया, ठीक है। लास्ट में उन्होंने जब डीएनए वाला एंजाइम डाला ना, डीएनए वाला, ठीक है, डीएनएज एंजाइम, तो डीएनएज एंजाइम जब डाला उन्होंने, तो फिर जब उन्होंने देखा फिर माइस क्या हुआ, माइस नहीं मरा, ठीक है। तो जब माइस नहीं मरा, माइस जिंदा रहा, तो इट मींस कि ये डीएनए ही है जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, क्योंकि डीएनए से एंजाइम डालेंगे, वो सारे के सारे डीएनए को डाइजेस्ट कर देगा। वो डीएनए को डाइजेस्ट करेगा तो अब ट्रांसफॉर्मेशन जो डीएनए की होगी नहीं, डीएनए की ट्रांसफॉर्मेशन होगी नहीं, तो दूसरा बैक्टीरिया जो है वो पैथोजेनिक होगा नहीं, तो माइस विल बी अलाइव, ठीक है, माइस नहीं मरेगा, माइस जिंदा रहेगा, खुशी खेल वो खेलता रहेगा, ठीक हो गया। तो फिर इन्होंने ये कंक्लूजन दिया, एवरी मैक्लोइड और मैकार्टी ने, कि फेडरिक ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट में जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए चीज रिस्पॉन्सिबल थी, आर टाइप से जो एस टाइप बन रही थी, तो इट वाज द डीएनए, ठीक है, इट वाज द डीएनए। तो उन्होंने एग्जैक्टली जो हमारे पास एक्सप्लेनेशन आई ना वो इस एक्सपेरिमेंट से आई। उस वक्त फेडरिक ग्रिफ्थ को क्लियर नहीं था कि एक्चुअली में क्या हुआ, एग्जैक्टली हमारे पास यहाँ से आई। उन्होंने कंक्लूजन ये दिया कि इट वाज द डीएनए which was responsible for the transferring of characters from one bacterium to another bacterium, ठीक हो गया। वालेकुम अस्सलाम तहीरा बतूल, वेलकम टू द नून अकेडमी। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? एवरी मैक्लोइड और मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट क्लियर है सब लोगों को? वालेकुम अस्सलाम शिजा, वेलकम।
यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? एनी कंफ्यूजन? चलें, दैट्स गुड। ओके, तो एवरी मैक्लोइड और मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट क्लियर है सब लोगों को? अब आगे बढ़ते हैं। आगे एक और एक्सपेरिमेंट है। दिस एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ये लास्ट एक्सपेरिमेंट है, इसके बाद कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। ठीक हो गया? तो ये लास्ट एक्सपेरिमेंट दिस इज कॉल्ड द हर्शी इन द चेज एक्सपेरिमेंट। ये दो साइंटिस्ट थे, हर्शी एंड चेज। इन्होंने जो है वो एक्सपेरिमेंट किया 1952 के अंदर, और इन्होंने ये चीज देखी। इन्होंने इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना डिफरेंट टेक्निक्स लगाई लेबलिंग की। ठीक है, तो इनका जो एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिजम्स था वो क्या था, वो था हमारे पास बैक्टीरियोफेज वायरस, और साथ में बैक्टीरियोफेज वायरस था, और साथ में हमारे पास बैक्टीरिया था। ठीक है, तो ये देखिए बैक्टीरियोफेज वायरस नजर आ रहा होगा। ठीक है, बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया नजर आ रहा होगा। ठीक है, और इन्होंने दो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स लिए, एक फास्फोरस का P32 और एक सल्फर का S35। ठीक है, तो ये दो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स लिए जो कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट में यूज किए। ठीक हो गया? एक्सपेरिमेंट इन्होंने कब किया था? एक्सपेरिमेंट इन 1952, टू साइंटिस्ट हर्शी एंड चेज प्रोवाइडेड द डीएनए परफॉर्म द फंक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन द बैक्टीरियोफेज वायरस। ठीक है, उन्होंने क्या किया, दे ऑब्जर्व व्हेन द कल्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज आर लेबल्ड विद द रेडियोएक्टिव फास्फोरस P32 फॉर लेबलिंग डीएनए एंड सल्फर। ओके, हम यहाँ पे ना जस्ट अपनी वो बात करते हैं। इनका एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिजम्स था, इनका एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म जो थे बैक्टीरियोफेज था। ठीक है, बैक्टीरियोफेज आपको पता है किस पे अटैक करता है, बैक्टीरिया पे अटैक करता है। और इनका और क्या था साथ में, बैक्टीरिया था, राइट? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफेज, और साथ में सल्फर फास्फोरस का P32, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप से, राइट? तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप सबको पता है रेडियो एक्टिविटी रिलीज करते हैं ना। और सल्फर का S35, S35 इज रेडियो एक्टिव। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम अक्सा गुल शहीद, वालेकुम अस्सलाम उजाला, वेलकम टू द नून अकेडमी, काफ़ी दिनों के बाद खुशामदीद। तो P32 जो है, ये इन्होंने ना डीएनए को लेबल करने के लिए वो किया था। ठीक है, डीएनए को लेबल करने के लिए डांस चल रहा है अक्सा गुल शहीद, तो ये चैप्टर 21 चल रहा है। ठीक है, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। तो इन्होंने डीएनए को लेबल करने के लिए क्या लगाया था, P32। ठीक है, डीएनए को लेबल करने के लिए डीएनए को लेबल करने के लिए फास्फोरस का रेडियोएक्टिव आइसोटोप P32 लिया था, और सल्फर को, प्रोटीन्स को वो करने के लिए इन्होंने क्या किया था, S32 लिया था। ठीक है, इनके एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ क्लियर आई हमें कि ना ये प्रोटीन होते हैं ना ये डीएनए, सॉरी प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, डीएनए ही होता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। यहाँ तक सेटअप क्लियर है आप लोगों को? एक्सपेरिमेंटल सेटअप 1952 में स्टार्ट किया था, बैक्टीरियोफेज लिया था, बैक्टीरिया लिया था, और दो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स लिए थे, P32 डीएनए की लेबलिंग के लिए और S35 प्रोटीन की लेबलिंग के लिए। फिर इनका एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है। ये पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं हमारे पास, एक्सपेरिमेंट नंबर 1। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में ना ये क्या करते हैं, ये सारी की सारी प्रोटीन्स को क्या करते हैं, सल्फर का जो रेडियोएक्टिव आइसोटोप है S35, उससे क्या करते हैं, उससे पूरी की पूरी प्रोटीन कोड को लेबल कर देते हैं। आप लोगों ने बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा कि बाहर बाहर ये दिस इज कैप्सिड, और कैप्सिड और बाकी बाकी की जो बाहर वाली चीजें तो ये प्रोटीनेशियस होती हैं, प्रोटीन से बनी हुई होती हैं। ठीक है, तो उन्होंने जब देखा, उन्होंने जब सल्फर से सारा कुछ वो किया, सल्फर S35 से सब कुछ लेबल किया, बैक्टीरिया की जितनी भी प्रोटीन्स हैं, बैक्टीरियोफेज वायरस की जितनी भी प्रोटीन है, उन्होंने इसके साथ लेबल किया S35 के साथ। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना बैक्टीरियोफेज को इंजेक्ट करवाया किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। अब बैक्टीरिया के अंदर इन्फेक्शन हुआ, बैक्टीरिया के अंदर इन्फेक्शन हुआ तो उसके बाद क्या है, बैक्टीरिया के बाद से अब जाहिर सी बात है ये बर्ड ऑफ होके बाहर निकलेंगे वायरसेस। देखो यहाँ नजर आ रहे होंगे आप लोगों को ये दो वायरसेस। ठीक है, तो
अल्टीमेटली उसके बाद जब इन्होंने देखा, इन्होंने सेंट्रिफिकेशन की, उन्होंने पूरा जब देखा, तो उन्होंने देखा कि हमारे पास जो रेडियो एक्टिविटी थी ना वो सेल के बाहर थी। ठीक है, सेल के बाहर थी, सेल के अंदर नहीं थी जो रेडियो एक्टिविटी थी। क्योंकि देखो, अगर प्रोटीन अगर जेनेटिक मटेरियल होता तो वो सेल के अंदर जाता और अपना सारी चीजें वो कर रहा होता। ठीक है, तो जो रेडियो एक्टिविटी थी वो सेल के बाहर ऑब्जर्व हो रही थी। ठीक हो गया। अब रेडियो एक्टिविटी जब सेल के बाहर है तो हमारे पास फिर ये क्या चीज इंडिकेट कर रही है कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, वो सेल के अंदर नहीं जा रहा, वो सेल के कैरेक्टरिस्टिक को चेंज नहीं कर रहा। ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड बार ये ना डीएनए के लिए करते हैं, सेकंड बार में ये डीएनए के लिए करते हैं। तो डीएनए में ये क्या करते हैं, ये पूरा ना अंदर डीएनए को लेबल कर देते हैं। ठीक है, प्रोटीन की टेस्टिंग में इन्होंने क्या किया, जो न्यूक्लियोकैप्सिड है उसको लेबल किया क्योंकि वो प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, और डीएनए के केस में ये लेबल करेंगे पूरे डीएनए मॉलिक्यूल को। ठीक है, डीएनए को लेबल करेंगे। ठीक है, डीएनए को किससे लेबल करेंगे, फास्फोरस के आइसोमर, फास्फोरस के आइसोटोप P32 के साथ, जो कि रेडियो एक्टिव है। ठीक है, उससे पूरा लेबल किया। अगेन से बैक्टीरियोफेज वायरस को इंजेक्ट करवाया। बैक्टीरियोफेज वायरस को जब इंजेक्ट कराया बैक्टीरिया के अंदर, और उसके बाद जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो रेडियो एक्टिविटी एंटर्स इन द सेल, रेडियो एक्टिविटी सेल के अंदर थी। ठीक है, तो जब रेडियो एक्टिविटी सेल के अंदर थी तो इट्स मीन्स सेल के अंदर डीएनए आया है, तो डीएनए ही हमारे पास क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से अब कंफर्म हो गया कि बस ये डीएनए ही है जो कि जेनेटिक मटेरियल है। एक्सपेरिमेंट 1 में देखो इन्होंने कंक्लूजन दिया हमारे पास कि पॉइंट्स आर प्रोटीन्स आर नॉट जेनेटिक मटेरियल, और यहाँ पे कंक्लूजन दिया कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। तो हर्शी एंड चेस के बाद फिर किसी ने ये सवाल नहीं पूछा कि भाई क्या ये डीएनए होता है या प्रोटीन होती है या आरएनए होता है या फलाना क्या होता है, तो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। तो वहां से ये बात हमारे पास क्लियर हो गई कि इट इज द ओनली डीएनए विच इज अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, और कोई नहीं है जेनेटिक मटेरियल। ऑल दो लिटिल बिट एक्सेप्शंस आर देयर, कुछ वायरसेस के जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, बट मेजॉरिटी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, उनका डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल। ओके, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? तो यहाँ पे हमने तीनों एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर लिए, और ये तीनों एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करते हैं कि डीएनए ही हमारे पास जेनेटिक मटेरियल होता है, कोई और प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वो वो वाले मॉलिक्यूल्स, वो वाले बायोमॉलिक्यूल्स जेनेटिक मटेरियल नहीं होते। और इन एक्सपेरिमेंट्स के बाद ना फिर फिर डीएनए के ऊपर इतना सारा काम हुआ कि पूरी हिस्ट्री बनी। ठीक है, 1928 से फेडरिक ग्रिफ्थ ने ये बात स्टार्ट की। ठीक है, 28 से 44 में एवरी मैक्लॉयड मैकार्टी है, उन्होंने इस चीज़ को और बढ़ावा दिया। 1952 में ये बात कंफर्म हो गई कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। 1953 में क्या आया था, 1953 में बता सकते हो कोई? ये डेट्स आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं ताकि देखें जो डीएनए है ना उसके ऊपर तो बहुत कुछ। यस, 1953 में क्या हुआ था? कैन एनीवन टेल मी अबाउट? डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्कवर किया था। ठीक है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, वाटसन एंड क्रिक मॉडल। वाटसन एंड क्रिक मॉडल डिस्कवर हुआ था 1953 के अंदर। 1958 के अंदर इन लोगों को नोबेल प्राइज मिला था इस चीज़ के लिए। ठीक है, ऑल्दो बहुत कंट्रोवर्सी है कि ये इनका अपना काम नहीं था। इन्होंने ये जो पिक्चर यूज करते हैं अपने पेपर के अंदर, वो उस लेडी ने ली थी, रोजलिन फ्रैंकलिन, और उस बेचारी को नोबेल प्राइज नहीं मिला, इन लोगों को मिल गया। ठीक है, फिर 1953 के बाद ना फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और डीएनए और जेनेटिक्स ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, फिर आगे ही गई है। ठीक है, फिर लेट 90s में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ और फिर पीसीआर आया उसी दौरान। ठीक है, 83 के अंदर पीसीआर आया, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। इस दौरान रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और ये जेनेटिक्स से रिलेटेड इतनी चीज़ें बढ़ी 1953 के बाद, जब डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्कवर हुआ और सब कुछ हुआ, फिर तो बहुत सारी चीज़ें।
ठीक हो गया? तो यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है? एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? यहाँ तक क्लियर है? एनी कंफ्यूजन? कोई सवाल? कोनो सवाल है तो देन लेट मी नो। ओके, आज प्रेजेंटेशन थी किसी की शायद, प्रेजेंटेशन। मशवा, फातिमा, तहरीम। तहरीम आपके मेहमान अभी तक ख़त्म नहीं हुए?